हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। चलिए सॉल्व करते हैं 16 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके बारे में अध्ययन करें तो न्यूज वीक कवर पेज जो है यह कहाँ से जारी किया जाता है? यह न्यूयॉर्क से जारी करा जाता है। न्यूज वीक कवर पेज पर भारत के 2 पीएम अब तक रह चुके हैं। एक तो इंदिरा गांधी जी थी और दूसरे अभी कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। तो इन दो भारत के प्रधानमंत्री न्यूज वीक कवर पेज पर नज़र आ चुके हैं। यह रिपोर्ट कहाँ से जारी करी जाती है? न्यूयॉर्क से जारी करी जाती है। न्यूयॉर्क को जो है गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं, इसे बिग एप्पल भी कहते हैं। न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। यहीं से जो न्यूज वीक कवर पेज जारी होता है, यहाँ पे जो है भारत के 2 प्रधानमंत्री इस कवर पेज पर आ चुके हैं अब तक। एक तो इंदिरा गांधी जी थी और दूसरे कौन बन गए हैं? पीएम मोदी जी। आप इसे फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं इंदिरा गांधी जी और साथ साथ में है पीएम मोदी जी। तो 2 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो अब तक न्यूज वीक कवर पे रह चुके हैं। जब ये कवर पेज पर आए थे तो मोदी जी ने 4 मुद्दों पर बात करी थी भारत की तरफ से। पहले तो बोले थे आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दूसरा बोले थे G20 2023 जिसका होस्ट भारत मंडपम में हुआ था। तीसरा बोले थे फार्मूला 1 रेस के बारे में और चौथा बोले थे भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इन 4 मुद्दों पे पीएम मोदी जी ने बोला था। अब बात करें यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे जो है यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखें तो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है दूसरा स्थान मिला है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट यह कहाँ से जारी करी जाती है? स्विट्जरलैंड से जारी करा जाता है। किस संस्था के द्वारा? तो अर्थ एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी करी जाती है। इसमें बताया गया है कि प्लास्टिक कचरा उत्पादन में 2011 के बाद जो है 7.11% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में 220 मिलियन टन कचरा जो है पृथ्वी पर है। कितना है? तो 220 मिलियन कचरा जो है 220 मिलियन टन कचरा कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। 2011 के बाद जो है प्लास्टिक का कितना वृद्धि हुआ है? कितने प्रतिशत की? तो 7.11% की वृद्धि हुई है। अगर बात करें 60% कचरा जो है पूरे विश्व का 12 देशों के पास से है। यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं जैसे चीन, भारत, अमेरिका, इन सभी के देशों के पास जो है अगर जोड़ा जाए तो 60% कचरा जो है कितने देशों के पास है? तो पूरे विश्व का 12 देशों के पास है। इसमें जो है पहले नंबर पर कौन है? चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष जो है पर ईयर जो है कितना कचरा उत्पादित करता है? तो 8 केजी कचरा उत्पादित करता है। तो कचरा प्लास्टिक, अगर बात करें प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है कचरा के मामले में कितना उत्पादन भारत में, भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 2nd। पहले नंबर पर चीन है। अगर बात करें भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक साल में कितना कचरा उत्पादित करता है? तो 8 केजी करता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व में देखा जाए तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। बुक्स एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बुक्स एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखें, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कंप्यूटर के क्षेत्र में जिसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जिसका नाम है AM ट्यूरिंग पुरस्कार से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो AB बिंगडर्सन। कौन है? AB बिंगडर्सन है। ये आपको याद रख लेना है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो AM ट्यूरिंग पुरस्कार यह जो है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 में हुआ था। इस बार जो है इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो AM ट्यूरिंग पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं AB
बिंगडरसन, जो कि इजरायली गणितज्ञ है। यह इजराइल के गणितज्ञ है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें जो है अभी कुछ सालों पहले जो है इन्हें एबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह गणित क्षेत्र से संबंधित है। यानी गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार को कहा जाता है। एम ट्यूरिंग पुरस्कार की अगर इनामी राशि की बात करें कितना है, तो $1 मिलियन है। और इस इनामी राशि को किसके द्वारा दिया जाता है, तो गूगल के द्वारा दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ए.बी. बिंगडरसन दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हैं ए.बी. बिंगडरसन और ये कहाँ के हैं, तो ये इजराइल के गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मिशेल टेलाग्रैंड को इन्हें जो है इस साल का एबल पुरस्कार दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। रिकेन यामामोटा को ये जापान के हैं, इन्हें जो है प्रित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है, तो इस बार दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन जी को। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो विजय भटकर जी माने जाते हैं। और इसके बाद भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा, प्रित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बालकृष्ण दोषी जी थे। और इन्हें जो है यह पुरस्कार कब मिला था, तो 2018 में मिला था। बॉब जोन्स पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला है, तो टाइगर वुड्स को मिला है। सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो प्रभा वर्मा जी को मिला है। किस भाषा के लिए मिला है, तो इन्हें मलयालम भाषा के लिए मिला है, ये भी साथ में याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार का अब की बात करें कौन सा क्रम है, तो 58वां क्रम है। किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो 2 व्यक्ति को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और दूसरे हैं गुलजार साहब। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल को। इसके बारे में देखें तो विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 15 अप्रैल को। क्यों मनाया गया है, किसकी याद में, तो लियोनार्दो दा विंची का जन्मदिन होता है 15 अप्रैल को, इसीलिए विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कला क्या है, ये कहते हैं कला क्या है, तो इनके बारे में लियोनार्दो दा विंची के अभिव्यक्ति से मतलब ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है, और जो कि सही भी है। ठीक है, कला जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे मतलब नृत्य के क्षेत्र में हो जाए, या फिर कॉमेडी के क्षेत्र में हो जाए, या फिर आप कोई किसी भी क्षेत्र में न्यूज़ के क्षेत्र में हो जाए, या फिर पेंटिंग के क्षेत्र में हो जाए। तो कला जो है उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में इंसान के अंदर हो सकता है। ठीक है, ये हैं आपके लियोनार्दो दा विंची। इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1452 को हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 14 अप्रैल को क्या मनाया गया, तो विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। और साथ साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की भी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। संविधान में अगर बात करें कि भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 8 में किया गया है, अनुच्छेद 8 में किया गया है भाषा का उल्लेख। और जब मूल संविधान में बात करें कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। इसके बाद जो है संविधान में 3 बार संशोधन करके कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 14 8 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो 14 पहले थी, 15वां जोड़ा गया था सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। फिर इसके बाद जोड़ा गया था 16वां 17वां 18वां। तो ये 3 भाषा जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे कैसे याद करेंगे, तीनों भाषाओं का पहला अक्षर लेंगे न म क, यानी न म क। तो नमक जो है कब जोड़ी गई थी, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 16 17 18 भाषा ये बनी थी। फिर इसके बाद जो है 20 21 22 20 19 20 21 22 फिर ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और ये कब जोड़ी गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसे कैसे आप याद करेंगे, ये वाला तो नमक से याद कर सकते हैं, ऊपर वाला तो सिंधी अकेले है, तो ये भी याद हो सकता है। तो ये नमक से याद कर लेंगे। और इसे कैसे याद करेंगे, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को BDMS, कैसे, जैसे MBBS होता है उसी तरह से आप याद करेंगे, BDMS। मान लीजिए ये एक डिग्री है, तो इसे याद करेंगे, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से सांथली।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अब देखते हैं कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं को मान्यता दी गई है। अभी फिलहाल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मान्यता दी गई है। सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल, और नवीनतम कौन सी है, उड़िया। तो 6 भाषा कौन कौन है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। ये इनका क्रम भी ऐसे याद रखेंगे। तो प्राचीन हो जाएगी तमिल भाषा और उड़िया नवीनतम हो जाएगी। इसके बाद 3 और जो क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है, 3 और जो है जोड़ी जाएंगी, लेकिन अभी इसे मान्यता नहीं दी जाएगी, मतलब नहीं दी गई है। कौन कौन सी 3 है, प्राकृत, पाली, फारसी। ये जो है 3 और जोड़ दी जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, तो 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। अब देखते हैं क्लासिकल डांस। भारत में जो है कितने क्लासिकल डांस हैं, तो 8 क्लासिकल डांस है। किस जगह पे, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक उत्तर भारत में, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम ये भी केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, सत्तरिया असम में। तो ये नवीनतम अगर पूछे कि क्लासिकल डांस भारत का कौन सा है, तो यह सत्तरिया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है। तो नाइफ पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी ने लिखा है। इसके बारे में देखें तो सलमान रुश्दी की नाइफ है, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि इनको एक बार इनके ऊपर जो है चाकू से हमला कर दिया गया था, तो उसी बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी है, नाइफ नाव से। ठीक है, तो नाइफ नाव से जो है इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिख दी है, और इनके ऊपर जो है क्या हुआ था, चाकू से हमला हुआ था, तो इसी में जो है इन्होंने अपने बारे में एक पुस्तक लिख दी है। इनकी 3 पुस्तकें और हैं, इसे भी साथ साथ में याद रखेंगे। एक तो है इनका विक्ट्री सिटी, किसकी पुस्तक है, तो ये भी सलमान रुश्दी जी का है। और इसके बाद है कोई चेटे बुक, इन्हीं की है। मिडनाइट चिल्ड्रन इन्हीं की है, और मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें जो है बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1981 में। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है, सलमान रुश्दी जी की। इसी के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये हैं सलमान रुश्दी जी। इनकी एक आंख जो है ख़राब है, तो ये कोई फैशन नहीं है, इनकी आंखें जो है ख़राब है। तो मैंने बताया कि इनकी जो है संस्मरण कौन सी है, नाइफ है। इन पर जो है चाकू से हमला होने के कारण इन्होंने इसी पे जो है एक अपनी पुस्तक लिख दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो BS नायपॉल हैं। इन्हें जो है किस पुस्तक के लिए मिला था, तो इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला था। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, तो अरुंधति राय हैं। इन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नवीनतम बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो पॉल लिंच है। ये कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं। इन्हें किसके लिए मिला है, तो प्रॉफेट मोहम्मद के लिए, मोहम्मद प्रॉफेट के लिए इन्हें जो है नवीनतम बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के पहले कौन है और पहली महिला कौन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो दूरसंचार के जनक और पीली क्रांति के जनक कौन है, ये आप हमको जरूर बताएंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक जो है किसकी है, तो सैम पित्रोदा की है। इसमें जो है 2 देशों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। एक तो अमेरिका के लोकतंत्र जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और भारत के लोकतंत्र के बारे में जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ किसका है, तो भारत का है। तो इन 2 देशों के बारे में लिखा है। ठीक है, दूरसंचार के जनक और पीली क्रांति के जनक कौन है, तो ये सैम पित्रोदा जी हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिरुद्ध बोस जी को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नेशनल जस्टिस एकेडमी के डायरेक्टर या निदेशक कौन बने हैं, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। इसकी जो है स्थापना जो है किस एक्ट से होती है, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना होती है सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत होती है। वर्तमान में NJA के अध्यक्ष या फिर डायरेक्टर कौन हैं, तो अनिरुद्ध बोस जी हैं। ये आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है CBI के जो है संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो अभी ये भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुराग कुमार जी। USA और इंडिया के टैक्स फोरम के अध्यक्ष कौन बने हैं, तरुण बजाज बने हैं। कौन बने हैं, तो इंडिया USA के टैक्स फोरम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तरुण बजाज जी बनाए गए हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी INCB,
इसके अध्यक्ष मतलब इसके सदस्य में तीसरी बार कौन इलेक्ट हुए हैं? तो जगजीत पावड़िया जी हुए हैं। ठीक है, तो INCB के तीसरी बार कौन चुने गए हैं सदस्य? तो जगजीत पावड़िया जी चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा है 1993 में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 1993 में। किस कमेटी की सिफारिश पे? तो रंगनाथ समिति की सिफारिश पर, और रंगनाथ मिश्र जो है इसके पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। और अगर बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं। 7वां प्रश्न हमारा है हाल ही में लांगटे यूलो त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो लांगटे यूलो त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में व्याख्या देखें तो लांगटे यूलो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस त्यौहार को मनाने वाली जो जनजाति है उसका नाम है नीसी। ठीक है, तो नीसी जनजाति के द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? नए मौसम के आगमन का संकेत, यानी कि अब खेतों में बीज डाला जाएगा। इसी की खुशी में जो है लांगटे यूलो त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है नीसी जनजाति के द्वारा। लांगटे क्या है? लांगटे जो है बांस से बना बाड़ है। ठीक है, बाड़ मतलब आप देख सकते हैं कि जो ये खेत होता है इसके चारों तरफ जो बांस की बैरियर बनाई जाती है जिससे सांड या फिर कोई जंगली जानवर इनकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए जो बांस से बना होता है उसी को क्या कहते हैं? लांगटे कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ये जनजाति है नीसी जनजाति, माना जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके पहले से ही ये जनजाति पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। अब सही है कि गलत है इसे नहीं जानते, बट जो है जो कहा जा रहा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के जो है जनक कौन है? तो यह थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लेमनटेयर के द्वारा। ठीक है, तो आप ये इसे याद रखेंगे। लांगटे यूलो त्यौहार कहाँ पे मनाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो नीसी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल देख लेते हैं। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल असम में, और पोइला फेस्टिवल या पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नवरेह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। पुथंडू फेस्टिवल डू से याद करेंगे, डू से तो तमिलनाडु में है। ओणम फेस्टिवल केरल में। बिशु फेस्टिवल ये भी केरल में है। और गणगौर त्यौहार कहाँ पे है? तो यह मनाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन में ना रहे तो मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं। 8वां प्रश्न है हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए रश्मि कुमारी ने जीता है, सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन इसका होस्ट कहाँ पे था? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में था। और इस बार जो है इसका 51वां क्रम था। इसे जो है महिला विजेता कौन है और इसका जो है पुरुष विजेता कौन है? तो रश्मि कुमारी जो है अब तक इसे 12 बार जीत चुकी हैं। और पुरुष में कौन जीता है? तो के श्रीनिवासन ने जीता है राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन। महिला ने रश्मि कुमारी ने 12 बार जीत लिया है। और राष्ट्रीय पुरुष कैरम चैंपियन में किसने जीता है? तो के श्रीनिवासन ने जीता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है रश्मि कुमारी। इन्होंने अब तक जो है कितनी बार जीत लिया है? 12 बार जीत लिया है। रश्मि प्रभा, ठीक है, रश्मि प्रभा नहीं है, रश्मि शुक्ला है। ठीक है, कौन है? तो रश्मि शुक्ला है, इसे आप याद रखेंगे। ये जो है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। खो खो चैंपियनशिप जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, इसमें जो है खो खो चैंपियन में महिला और पुरुष दोनों का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है यूथ गेम्स में पहला स्थान किस राज्य का था? तो महाराष्ट्र का था। पैरा गेम्स में पहला स्थान हरियाणा का था। मल्टी बीच गेम्स में पहला स्थान मध्य प्रदेश का था। यूनिवर्सिटी गेम्स इसमें पहला स्थान किसका था? तो चंडीगढ़ का था। इसको अगर पूछे कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के सनराइजर्स हैदराबाद फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दी है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में व्याख्या देखें तो IPL 2024 इसका स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा है। यहाँ पे जो है मैच खेला गया था, कल खेला गया था। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में एक मैच खेला गया था। इसमें जो है 20 ओवर में हैदराबाद ने 287 रन मार दिया था। इसके पहले कितना मारा था? तो 277 रन मारा था। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद ने मारा था 277 रन। यह भी एक हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन अभी कल ही 277 का रिकॉर्ड तोड़ के 20 ओवर में मार दिया 287 रन। किसने मारा था? तो हैदराबाद ने मारा था। किसके खिलाफ? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, जो कि IPL का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बन चुका है। हैदराबाद के कप्तान कौन थे? तो पैट कमिंस थे। ये आप जो है टेबल में भी देख सकते हैं। ठीक है,
मैंने बताया था कि 2024 में जो है 2000 थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, रेल ले लेते हैं। तो 2024 में जो है मारे थे 277 रन, ठीक है। इसके कुछ दिन पहले ही अभी कल के मैच में मार दिया था कितना, 287 रन मार दिए थे हैदराबाद ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 3 श्रेणी आपको याद रखना, 3 हाईएस्ट स्कोर किसका है, 287 है, फिर इसके बाद 277 है और 272 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और तीनों हाईएस्ट स्कोर अभी 2024 के IPL में ही बने हैं, ये आपको याद रखना है। 2 हैदराबाद ने मारा है और तीसरा 272 किसने मारा है, कोलकाता नाइट राइडर से मारा है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी 2024 में, या फिर कहें तो इतिहास में सबसे महंगा IPL का खिलाड़ी कौन बिका है। तो 2024 में मिचेल स्टार्क बिके हैं, कितने में बिके हैं, तो 24.75 करोड़ में बिके हैं। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली हैं। सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी, ये भी विराट कोहली बने हैं। विकेट कीपर के तौर पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो MS धोनी ने मतलब ठीक कौन बन गया है, तो विकेट कीपर के तौर पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई-सेवा और हान पोखरा से किसने समझौता किया है। तो ई-सेवा और हान पोखरा जो है कहाँ का है, तो यह नेपाल का है, ठीक है। इसके साथ समझौता किसने किया है UPI सेवा प्रारंभ करने के लिए, तो फ़ोनपे ने किया है। किसने किया है, तो फ़ोनपे ने किया है। इसके बारे में पूरी अध्ययन करते हैं। तो भारत का जो है क्या है, UPI, भारत ने अभी कुछ ही दिनों पहले नेपाल में अपना UPI लॉन्च किया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, इसे लॉन्च किया है नेपाल में, ठीक है। तो इसमें जो है UPI की तरफ से भारत की तरफ से फ़ोनपे और नेपाल की जो वहाँ पे फ़ोनपे मतलब जो ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है वहाँ की कंपनी है ई-सेवा और हान पोखरा। तो फ़ोनपे और ई-सेवा और हान पोखरा के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इन दोनों के बीच समझौता किस बात के लिए हुआ है, क्योंकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है कि नेपाल में जो है जो पर्यटन राजधानी है उसका नाम था पोखरा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कोई दृश्य देखने जाएंगे या फिर घूमने टहलने जाएंगे तो आपको अगर वहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे अपना फ़ोनपे यूज करके आप किसी भी पेमेंट को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सुविधा की गई है, यानी कि आपको नेपाल में जो है नेपाल का जो वहाँ पे सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे फ़ोनपे से ही अपने पेमेंट को कर सकते हैं। इस पर जो है क्या किया गया है, समझौता किया गया है नेपाल सरकार के द्वारा पोखरा में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की सेवा का क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। IMF और विश्व बैंक की वसंत बैठकें वाशिंगटन में होगी। तो वाशिंगटन में जो है IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय भी है और दोनों की अभी जो है वसंत बैठकें कहाँ पे हो रही हैं, तो वाशिंगटन में हो रही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।